हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लुसेंट के दूसरे चैप्टर आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास देखेंगे। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है आर्थिक समृद्धि का अभिप्राय। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। यानी कि किसी देश के आर्थिक विकास में किसी देश की आर्थिक समृद्धि तब मानी जाएगी जब उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन जो कि श्रम, शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। आपसे सीधे सवाल पूछ सकता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या है, तो आप बोलेंगे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। जीवन की गुणवत्ता में जब सुधार होती है उस स्थिति को आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता है। उन्होंने अधिकारिता तथा क्षमता से इसको किया। तो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसका तात्पर्य था जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता। वहीं बांग्लादेश के एक थे महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई की संज्ञा दी। गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप में हो। देखिए, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर समझेंगे। आर्थिक समृद्धि क्या है? केवल परिमाणात्मक परिवर्तन है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिसका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। वहीं आर्थिक विकास है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। तो आर्थिक समृद्धि क्या है? केवल परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि आर्थिक विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। नेक्स्ट,
किसी देश की आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करती है। किसी देश का आर्थिक विकास किन 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 बातों पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार। ठीक है। अब आर्थिक विकास की माप, आर्थिक विकास हो रहा है, इसको मापने का कितना तरीका है? तो इसको मापने का कई तरीका है, चलिए देखते हैं। तो विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण हैं। 5 कितना? 5 दृष्टिकोण है। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। चौथा है निविल आर्थिक कल्याण। और 5वां है आपको मानव विकास सूचकांक। बारी बारी से ये देखते हैं। तो आर्थिक विकास की माप का पहला जो पैरामीटर है उसको आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम कहते हैं। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविस मॉरिस, ये याद रखिएगा, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉरिस डेविस मॉरिस ने किया, में ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़े, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एट एज 1 के औसत मान का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 100 के पैमाने होते हैं। यही क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI की अधिकतम मूल्य कितनी होती है? तो 100। न्यूनतम मूल्य कितनी होती है? 1। इसका मतलब क्या है कि 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति माना जाता है और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक है। आर्थिक विकास माप का जो तीसरा पैरामीटर है वो है क्रय शक्ति समता विधि, परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको बोलते हैं। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया। आजकल विश्व बैंक भी इसी विधि का प्रयोग करके विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति समता यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि PPP के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? आपको ऑप्शन है, पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा USA और चौथा रसिया। आप लोग बताइएगा ऑप्शन में। परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति समता विधि के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? नेक्स्ट है निविल आर्थिक कल्याण। निविल आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से जब आप उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाओं को माइनस कर देते हैं तो आपको निविल आर्थिक कल्याण निकल के आता है। सैमुअल्सन का यह मत है कि निविल आर्थिक कल्याण, जिसको नेट इकोनॉमिक वेलफेयर बोलते हैं, लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डैली तथा कॉब ने 1989 में किया था। ये ऐसे ही, इसको याद रखिएगा, सैमुअल्सन को याद रखिए। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। निविल आर्थिक कल्याण बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से जब आप घटाते हैं उत्पादन की छिपी लागत प्लस आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरघास तथा
जेम्स टोविन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअलसन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा, NEW कहा। म्यू न्यू बन गया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरघास तथा जेम्स टोविन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअलसन ने संशोधित करके नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। नेक्स्ट आता है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत के थे और उनके सहयोगियों ने किया। जीवन विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। तो जीवन विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। पहला क्वेश्चन यही पूछता है, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब जारी किया गया? तो 1990 में। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। UNDP इसको प्रकाशित करता है। क्या चीज़? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है, यानी कि मानव विकास सूचकांक 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति के बारे में देखेंगे। 0 से 0.550 से कम, 0 से 0.550 से कम तो निम्न मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। 0.550 से लेकर के 0.700 तक वाले मध्य मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। 7.7 से लेकर के 0.8 तक उच्च मानव विकास वाले देश माने जाएंगे और 0.8 से लेकर के 1 तक बहुत उच्च मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। 2012 में मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी नहीं किया गया था। 1990 से स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, यूनाइटेड नेशन के कहने पर जारी करता है। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन इसमें इम्पोर्टेंट नाम है। 1990 में पहली बार जारी किया गया, याद रखिएगा। 3 पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। नेक्स्ट आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रमुख सूचकांक है। तो इसमें ये करंट अफेयर एक्चुअली है, देख लीजिए। इसमें मानव विकास सूचकांक 2022 वाला है। 193 देश इसमें शामिल होते हैं। 134वां रैंक भारत का है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये सभी देश शीर्ष हैं। सबसे नीचे सोमालिया है और इसको जारी करने वाला निकाय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। आपसे सवाल पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। कोविड-19 इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? तो लॉवी इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लॉवी इंस्टीट्यूट किधर है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। लैंगिक अंतराल में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर है, जबकि आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड सबसे ऊपर है। विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। लैंगिक असमानता, जहाँ पर महिलाओं को सप्रेस किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप पर्दे में रहिए, वैसे ही देशों में आपको लैंगिक असमानता दिखेगी। कारोबारी सुगमता सूचकांक। कारोबारी सुगमता सूचकांक में इसको कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें भी देखिए सोमालिया सबसे नीचे है। सब में कारोबारी सुगमता सूचकांक में भी सोमालिया सबसे नीचे है। भारत की स्थिति भी आप लोग ये देखिए, ये वाला जो है वो सभी के सभी भारत की स्थितियां हैं। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और
वेल्युंगर हिल्फे जर्मनी का संस्थान है, जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स सेंस प्रिंटवर्स पेरिस का एक संस्था है, जारी करता है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? सेंटर फॉर सिविल सोसाइटीज़। यही सब है, इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, लूसेंट का बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ग्लोबल विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अफगानिस्तान सबसे निचले स्तर पर है, भारत का 124वां स्थान है। ये नेक्स्ट देखते हैं, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूएनडीपी की प्राथमिकता वाला क्षेत्र सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन एवं शांति स्थापना करना, जलवायु एवं आपदा प्रबंधन, लैंगिक समानता, आपदा प्रतिक्रिया और विकास यूएनडीपी का प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य कर रहा है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं और संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में भी मदद करता है। तो ये है यूएनडीपी का प्रमुख कार्य। मानव विकास रिपोर्ट आपको पता है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी वर्ष 2022 की मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड 2022 जारी करता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 में जारी किया गया है। इसमें 193 देश एवं उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट में भारत 134वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को कुल 0.644 अंक दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 2021 में यह भारत का स्थान 32वां था, अभी 134वां है 23-24 में। ये कुछ है, आप इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। ये देखिए, एचडीआई इस बात पर जोर देता है कि देश के विकास का आकलन करने के लिए वहाँ के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मापदंड माना जाए, न कि केवल आर्थिक विकास को। एचडीआई क्या कहता है कि केवल आर्थिक विकास को ही वहाँ के विकास के आकलन का मानदंड नहीं माना जाए, जबकि वहाँ के विकास के मानदंड को वहाँ के लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए। देखिए, शीर्ष 5 देश है मानव विकास सूचकांक के: स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, डेनमार्क। इकोनॉमी एक बोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर स्टैटिक्स ही होता है। नेक्स्ट देखिए, 193 देशों में सबसे नीचा मानव विकास सूचकांक 193वां स्थान सोमालिया को है, जिसका स्कोर 0.380 है। अब देखिए, आइए, एचडीआई 2022 में भारत और पड़ोसी देश में चीन, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश भारत से ऊपर है, जबकि भारत 134वें स्थान पर है, नेपाल 146वें स्थान पर, पाकिस्तान 164 और अफगानिस्तान 182। यानी कि भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों में भी बहुत ही गंदी ही है। लैंगिक असमानता सूचकांक में देखिए क्या क्या है इम्पोर्टेंट। लैंगिक असमानता का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर, जैसे पुरुष और महिला के आधार पर भेदभाव। जैसे दुनिया के देशों में जाएंगे तो 50-50% सरकार का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो 50% महिला और 50% पुरुष होते हैं, लेकिन भारत और अल्प विकसित देशों में ये समस्या देखी गई है कि महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
अभी न्याय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण लैंगिक असमानता पूरे दुनिया के अल्प विकसित देशों में बनी हुई है। भारत जैसे विकासशील देशों में भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। लैंगिक असमानता सूचकांक को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया। लैंगिक असमानता सूचकांक 3 आयामों का उपयोग करके पुरुषों और महिलाओं में उपलब्धि में असमानता के स्तर को मापता है। पुरुष और महिलाओं में उपलब्धि, इसमें प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार। ठीक है। लैंगिक असमानता का मान 0 से 1 के बीच होता है, जिसमें 0 कोई असमानता नहीं होने का संकेत देता है और 1 पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण असमानता का संकेत देता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि लैंगिक असमानता सूचकांक में असमानता सूचकांक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो असमानता सूचकांक का मान 0 से 1 तक होता है। 0 से 1 तक होता है। 0 मतलब कोई असमानता नहीं है और 1 मतलब पूर्ण असमानता है। नेक्स्ट देखते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। देख लीजिए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की क्या स्थिति है। तो 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर भारत है। 2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में 122वां स्थान था। अभी कुछ स्थिति भारत की सुधार है। लैंगिक समानता को, भारत सरकार ने लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हुए हैं। इसमें पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व एवं शिक्षा सुनिश्चित की जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिला शक्ति केंद्र, इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर के माध्यम से सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय क्रंच मतलब शिशु योजना, यह योजना के लिए यह बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलती है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं के मातृत्व लाभ प्रदान करना, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पता है कि महिलाओं के नाम पर ही आवास पास किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, बैंक खातों के माध्यम से लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। 2005 से जेंडर बजट को भारत में केंद्रीय बजट का हिस्सा बना दिया गया है। इससे महिला समर्पित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए धन आवंटन शामिल है। निर्भया कांड जो हुआ था, उसके बाद निर्भया फंड फ्रेमवर्क, महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक गैर व्ययपगत कार्पस फंड प्रदान किया गया है। वन स्टॉप सेंटर, हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा एवं कानूनी सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करता है वन स्टॉप सेंटर। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित करना। 1/3 सीटें आरक्षित करना। महिलाओं के लिए आपको पता है कि पंचायती राज संस्थाओं में ऑलरेडी 1/3 यानी कि 33% सीटें रिजर्व की गई है। और भी कई कार्यक्रम। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को स्टीम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में उच्च शिक्षा के साथ साथ कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हार्ट, उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी अन्य पहल महिला उद्यमियों को बढ़ावा देता है। आइए खुशहाली देखते हैं। खुशहाली इंडेक्स में इसको कौन जारी करता है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, खुशहाली मनुष्य की आकांक्षा है जो सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देश के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में निहित है।
खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो आपसे पूछता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसने कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में देखिए ये किन किन बातों पर खुशहाली की माप 6 कारकों के आधार पर की जाती है। 6 कारक में कौन कौन सा है? प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर, पीपीपी के आधार पर, सामाजिक सहयोग कितना है तब आदमी खुश रहता है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा कितने लोग स्वस्थ हैं, अब तबीयत खराब है तो भाई आप कैसे खुश रहेंगे, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, आप कितना स्वतंत्र हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अन्य विकल्पों को चुनने के लिए, उदारता कितना सोसाइटी उदार है, और भ्रष्टाचार का बोध, भ्रष्टाचार हो रहा है इसका बोध कितने लोगों को है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आप देख लीजिए 146 देशों को स्थान दिया गया है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइलैंड है। अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश बताया गया है और भारत को इसमें 124वां स्थान मिला 146 देशों में। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में देखिए, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। इसमें 4 बिंदुओं को ध्यान रखते हुए विभिन्न मानकों पर सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर, आर्थिक भागीदारी और अवसर। यह सूचकांक 0 से 1 पर विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के हिसाब से 146 देशों को शामिल किया गया। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा और 144वां स्थान अफगानिस्तान का रहा, 145वां चाड का और 144वां बुल्गारिया का, यानी कि इसमें भी सबसे नीचे अफगानिस्तान ही है। भारत का स्थान 127वां है। पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 59वां, ये सब देख लीजिएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव पहल तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। यह सूचकांक 107 विकासशील देशों के बहुआयामी गरीबी मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई माह में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में जारी किया जाता है। यह आय आधारित सूचियों से परे गरीबी का निर्धारण करने के लिए विभिन्न कारकों का उपयोग करता है। यह सूचकांक तीक्ष्ण बहुआयामी निर्धनता का निर्देशक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके 3 आयाम है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व के 110 देशों में 1.1 बिलियन यानी कि 18% लोग बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में हैं। 1.1 बिलियन लोगों में 534 मिलियन लोग, सभी गरीब लोगों में से आधा उप सहारा अफ्रीका में तथा 389 मिलियन लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं। सभी गरीब लोगों का लगभग 2/3 अर्थात 730 मिलियन लोग निम्न आय वाले देशों में रहते हैं। इसमें है इम्पोर्टेंट वहीं कौन जारी करता है। सभी गरीब लोगों में 84% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है। भारत में गरीबी की घटना में उल्लेखनीय गिरावट हुई है, जो 2005-06 से 55.1% से घटकर 19-21 में 16.4% हो गई है। भारत सरकार बहुत प्रयास कर रहा है कि गरीबी उन्मूलन किया जाए।
वैश्विक भुखमरी सूचकांक में देख लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, 2006 में वाशिंगटन डीसी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान के GHI के प्रकाशन से स्वयं को अलग कर लिया। अब यह स्थान बल्थुगर हिल्फे जर्मनी और कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसका प्रकाशन प्रत्येक अक्टूबर में किया जाता है। 4 संकेतक है: अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर एवं 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। फिलहाल यह दोनों स्थितियां व्यवहार में नहीं हैं। व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति को इस पर देखिए, ये सभी है, देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक उसके बाद है, ये है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में कार्ल मार्टिन श्वाब ने की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक जोखिम सूचकांक। विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना 1971 में क्लॉस मार्टिन श्वाब ने की थी, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यह स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह रिपोर्ट ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना एवं प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक और वैश्विक जोखिम सूचकांक जारी करता है। आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि इकोनॉमी से है। राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय जारी करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है। अब ये चेंज हो गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये NSSO है, NSSO पहले ये जारी करता था, अभी बदल गया है। क्या कर रहा है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO का गठन 1951 में किया गया था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। CSO पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि वर्ष 2019 में CSO और NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बना दिया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये NSO कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, फिर से वही सवाल, तो NSO कर रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो उद्योग, कृषि, जंगल और विदेशी व्यापार। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में सबसे सटीक लग रहा है उद्योग, लेकिन भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत आपको पता है कि सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, जो कि आधे से अधिक मतलब लगभग 54% का कंट्रीब्यूशन उसका है। नेक्स्ट देखिए, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में और असमानता में कमी के संबंध में। कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, ऑप्शन नंबर A। कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र।
अल्प रोजगार नहीं है, मुद्रास्फीति नहीं है, बचत नहीं है, जबकि असंगठित क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। छोटे छोटे कारोबारी जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी आय क्या है इसका पता नहीं चल सकता है, तो असंगठित क्षेत्र जो है उसके कारण राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या आती है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन आपको अभी हमने बताया एनएसओ के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन चारों जो दिए हैं ये हैं योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और भारतीय रिजर्व बैंक। ये सभी नहीं है, जबकि अभी बदल गया है एनएसओ, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है एनएसओ। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार 2011-12 वर्ष माना गया है। भी कई क्वेश्चन कई बार पूछा है, राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में आर्थिक समृद्धि के बारे में हम लोग पढ़े ना, तो उसमें लिखा था कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि ही आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, कितना था? तो राष्ट्रीय आय का 33%। राष्ट्रीय आय का 33%, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर तो जीडीपी से संबंधित है, पूछता है कई बार हिंदू वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या मत मार दीजिएगा, हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित व्यक्ति कौन है आपसे पूछता है? तो प्रोफेसर राजकृष्ण, जो कि 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था है। तो हिंदू वृद्धि दर से किस से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है और प्रोफेसर राजकृष्ण से संबंधित है व्यक्ति पूछे तो। भारत में किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो प्रति व्यक्ति आय बिहार की ही है। सबसे खराब स्थिति बिहार का ही है, यहाँ के राजनेताओं के कारण। हाल ही में केंद्रीय बजट में FM मैंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% 2022 में था, लेकिन अभी 100% हो गया है। बीमा क्षेत्र में FDI 100%। केंद्र सरकार ने कि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितना धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, 500 करोड़। कितना? 500 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। किसी देश की, तो आपको पता है कि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? कुल आय बटा में कुल जनसंख्या को भाग करेंगे, कुल आय से कुल जनसंख्या को भाग करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन लागत दर पर NNP के बराबर है। सघन लागत दर पर NNP के बराबर है क्या? सघन लागत दर पर NNP के बराबर है राष्ट्रीय आय। कल हम लोग NNP, GDP, GNP, NNP, मूल्यह्रास, ये सब क्या है सभी कल अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।